आइए, हम लोगों ने सबसे पहले एक डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि हम अपना फाइनेंशियल नीड जो है वो कैसे पूरा करेंगे। तो कहा गया कि फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, एक फाइनेंशियल सिस्टम। और फाइनेंशियल नीड पूरा करने का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती, ऐसी कंपनी जो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहता है, उस कंपनी के पास पैसे कैसे आएंगे। कहा गया कि इनके पास पैसे सिर्फ और सिर्फ उनके थ्रू आएंगे जिनके पास पैसे क्या है, आइडल पड़े हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत तरीके से उनसे पैसे ले ले या उनके पैसे डूब जाएं। इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पूरा का पूरा क्या बनाना पड़ा, सिस्टम बनाना पड़ा। और इसी फाइनेंशियल सिस्टम के हमारे कितने मेजर कंपोनेंट, 4 मेजर कंपोनेंट। कौन कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा, तीसरा और पार्टिसिपेंट। हमने पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में देखा, फिर हम आए किस पे, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे, जिसको हम सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसको हमने बांटा था 2 कैटेगरी में, एक था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और एक कैपिटल। हमने पहले किसको पढ़ना शुरू किया, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को। और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को हमने बांटा मेजर 3 कैटेगरी में, प्योर, हाइब्रिड और डेरिवेटिव्स। फिर हमने प्योर पढ़ना शुरू किया। प्योर को हमने मेजरली बांटा कितने कैटेगरी में, 2। कौन कौन सा, शेयर्स, डिवेंचर। फिर शेयर्स को हमने बांटा कितने कैटेगरी में, कौन कौन सा, ठीक है। और फिर इक्विटी शेयर्स को कितने कैटेगरी में, कौन कौन सा, एंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। हमने दोनों टाइप देखे। फिर हमने प्रेफरेंशियल शेयर देखा, प्रेफरेंशियल शेयर्स के सारे टाइप्स देखे। फिर हम लोगों ने डिवेंचर देखा, डिवेंचर्स के सारे टाइप्स देखे। और इसके बाद हमने और एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जिसका नाम था बॉन्ड और एक डिटेचेबल वारंट। इनको पढ़ने के बाद हम आ गए थे किस इंस्ट्रूमेंट पे, हाइब्रिड। और हमने देखा था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिनमें ये दोनों तरह में से कोई भी एक गुण, कोई भी एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम जो है वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कह देंगे। और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के बाद हम आए किस पे, डेरिवेटिव्स पे, जहां हमने देखा था कि डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपना कोई जो है वो कहीं पोजीशन नहीं है, अपना वैल्यू किससे डिराइव करता है, अंडरलाइंग एसेट से। डेरिवेटिव एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। और डेरिवेटिव में कैसा सेटलमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो सेटलमेंट होता है वो किसमें, कैश, इसमें कैश सेटलमेंट होता है। अब इसमें हमें पढ़ने थे 4 तरह के डेरिवेटिव, स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये 4 तरह के हमें पढ़ने थे, जिसमें हमने जो है वो स्वैप के बारे में पढ़ा, ये एक्सचेंज कहलाता है। फॉरवर्ड हम लोग कहते हैं जब अंडरलाइंग एसेट क्या हो, करेंसी जो है डिफरेंट करेंसी हो। फिर हमने कहा फ्यूचर, जहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर और सेलर दोनों के पास क्या है, राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, दोनों को अपने पार्ट का परफॉर्मेंस पूरा करना पड़ेगा। फिर हम आए ऑप्शन में, जहां हमने देखा था कि ऑप्शन के बायर के पास सिर्फ और सिर्फ राइट है और ऑप्शन सेलर के पास हमेशा क्या है, ऑब्लिगेशन है। और इसी के हमने 2 टाइप पढ़े थे, कौन कौन सा, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, या जो भी कहिए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और फिर इसी में हमने जो है वो स्ट्रैटेजी देखा था, और वो स्ट्रैटेजी कौन कौन सा था, स्ट्रिप, स्ट्रैप और स्ट्रैडल, ये देख लिया था। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिसके जरिए हम इंडियन मार्केट से फंड रेज करना चाहते थे। फिर हमने कहा ये दिल मांगे मोड, अब हमें इंडिया के बाहर से क्या करना है, पैसे लाने हैं। तो कहा इंडिया के बाहर से पैसे लाने हैं तो इंस्ट्रूमेंट भी कैसा इशू करें, वैसा जो उनको पसंद आए। यहां के सारे इंस्ट्रूमेंट में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है या जो भी आपको डिविडेंड मिलता है वो किस में मिलता है, रुपीज में। जब आप यूएसए से, यूके से, कनाडा से, जापान से, रसा से, वहां के लोगों से पैसे ला रहे हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी किस करेंसी में देना पड़ेगा, उनके ही करेंसी में देना पड़ेगा। और तब हमने यहाँ पे जो है वो देखा हमारे पास कौन कौन से जो है वो बेसिकली बने इंस्ट्रूमेंट, एडीआर, जीडीआर, यूरो, ईसीबी, एफसीसीबी और एफसीईबी। अब इसमें से कुछ के गुण थे इक्विटी के और कुछ के क्या थे, ठीक वैसे ही जैसे जब हम इंडियन मार्केट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं तो कैसे हम इक्विटी के फॉर्म में करते हैं, एक हमारा इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंशियल शेयर हो गया, जिनको हम डिविडेंड देते हैं। लेकिन डिवेंचर को क्या करते हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं। ठीक वैसे ही बॉन्ड वाले को क्या करते हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं। बैंक से लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं। कुछ ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें शुरू में इंटरेस्ट देते हैं, बाद में इक्विटी, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गए। तो ठीक वैसे ही हमने कहा यहां भी करेंगे, अंतर बस इतना ही था कि यहां के लोगों को जो भी रिटर्न देंगे वो रिटर्न उनके करेंसी में देंगे। और तब हमने बात की थी कि एडीआर जीडीआर जो है वो इनका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसके जैसा है,
इक्विटी के जैसा, जितना प्रॉफिट कंपनी को होगा वो उतने में इनका बटेगा। लेकिन उस बंटवारे के लिए हमने बड़े अच्छे से चीजों को देखा था कि किस तरीके से जो अंडरलाइंग उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वो अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट इक्विटी शेयर है, जो कि यहां वाला है। अगर मान लीजिए इंफोसिस कंपनी एडीआर जीडीआर इशू कर रही है तो उसके लिए अंडरलाइंग एसेट जो है वो इंफोसिस का इक्विटी शेयर हो गया। अगर इंडियन मार्केट में इक्विटी शेयर के दाम बढ़ेंगे तो इसका मतलब एडीआर जीडीआर जहां पे भी आपका लिस्टेड है, और एडीआर जीडीआर को कहां लिस्ट करना पड़ेगा, जिस कंट्री में हमने क्या किया है, इशू किया है, और वहीं पे उसकी क्या होगी, ट्रेड। और जितने भी उसके अंडरलाइंग जो है वो शेयर्स हैं वो कहां लिस्ट होंगे, वो इंडिया में क्या होंगे, लिस्ट होंगे, जितने भी इक्विटी शेयर उनके अंडरलाइंग है। चलिए, ये सब देखने के बाद हमने इसका प्रोसेस भी देखा था कि कैसे एडीआर जीडीआर हम क्या करते हैं, इशू करते हैं। और मैंने आपको वो दुख भरी कहानी भी सुनाई थी कि कैसे इसका नाम डिपोजिटरी रिसीट पड़ा। तो इसी दुख भरी कहानी के साथ यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। अब आपको यहां तक में कोई दुख गिला शिकवा है तो बताइए, वरना आगे बढ़ेंगे। नहीं है, दुख भरी कहानी के साथ कोई दुख नहीं है। चलिए, अब हम पहुंचते हैं और अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, इसका नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। बहुत सिंपल सा चीज है, हम इंडियन बैंक से कर्ज लेते हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेते हैं, इंडिया में एनबीएफसी से कर्ज लेते हैं। इंडियन कंपनी से जब हम कर्ज लेते हैं, इसका इंडियन बैंक से जब कर्ज लेते हैं, इसका मतलब हम एसबीआई से, पीएनबी से, आईसीआईसीआई से, इन बैंकों से कर्ज लेते हैं। बदले में क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस में देते हैं, रुपीज में। ठीक ऐसे ही आप यहां बजाज फिनसर्व से पैसा ले सकते हैं, ये एनबीएफसी हुआ। रिलायंस मनी से ले सकते हैं, ये सब क्या है, एनबीएफसी है। ठीक आप ऐसे ही यहां अगर चाहें तो और लोगों से भी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप ऐसा काम करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आप उनको जो रिटर्न देते हैं वो रिटर्न किस फॉर्म में देते हैं, किस फॉर्म में, रुपीज, इंटरेस्ट के फॉर्म में देते हैं। लेकिन अब हमारा इरादा क्या है, हम कहां जा रहे हैं, इंडिया से हम निकल रहे हैं इंडिया से बाहर। हम इंडिया के बाहर के बैंक से, हम इंडिया के बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और हम इंडिया के बाहर के पब्लिक से क्या लेने जा रहे हैं, कर्ज लेने जा रहे हैं। और जब उनसे हम क्या करेंगे, कर्ज लेंगे, तो उनको हम पैसे जो देंगे उसका नाम इंटरेस्ट ही होगा। बस अंतर क्या होगा, अगर हम लोगों ने यूएसए के बैंक से कर्ज लिया है तो किसमें देंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यूएसए के बैंक से अगर कर्ज लिया होगा तो हमने जो है वो उनको जो है जो पैसा उनसे लिया होगा वो किसमें लिया होगा, डॉलर में। यूके के बैंक से लिया होगा तो किसमें लिया होगा, पाउंड में। रसा के बैंक से लिया होगा तो किसमें लिया होगा, रूबल में। जापान के बैंक से लिया होगा तो येन में। अब उनसे लिया जब जापान वाले से येन में, तो जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तो किसमें देंगे। बस इतना ही सिंपल सा चीज है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, कर्जा चुकाना होगा या नहीं। एडीआर जीडीआर के केस में वैसा नहीं था, इसीलिए बोला इन द फॉर्म ऑफ क्या था, इक्विटी। जितना प्रॉफिट होगा वो आप में बटेगा, अंतर बस इतना ही, डिविडेंड निकाल लेंगे और आपको जो देंगे वो किस में दे देंगे, आपके करेंसी में दे देंगे। अगर यूएसए वालों से लिया तो डॉलर में दे देंगे डिविडेंड, उतना ही देंगे डिविडेंड सबको, लेकिन उनके करेंसी में क्या कर देंगे, उसको कन्वर्ट। जैसे हमारा 25 रुपया 2.5 रुपया निकल के आया था, एडीआर जीडीआर 10 के बराबर था, तो 25 रुपीज, यही 25 रुपीज जो है वो एडीआर वाले को डॉलर में, यूके वाले को जीडीआर में, पाउंड में दे रहे हैं, अलग अलग करेंसी में दे रहे हैं। ईसीबी में अंतर क्या हो गया, ये बिल्कुल कर्ज है, खाटी कर्ज, बिल्कुल कर्ज। और जो कैसे आप यहाँ के बैंक से लेते हैं, तो यहाँ का बैंक रुपीज में देता है, रुपीज में लेता है। वहां का बैंक आपको वहां के करेंसी में दे, आप रिटर्न भी किस में करेंगे, इंटरेस्ट। और आपको प्रॉफिट या लॉस उनको लेना देना नहीं है, उनका जो पैसा है वो आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा अगर बोले, कर्ज लिया, किससे लिया, इंडिया के बाहर से आकर के हमने क्या लिया है, इंडिया के बाहर जाकर के हमने जो है वो कर्ज लिया हुआ है। क्लियर है ये चीज। चलिए, ये था हमारा ईसीबी जो कि प्योर कर्ज के नेचर का है। अब देखिए कि हम इसमें आ रहे हैं दो चीजों में, यानी कि वो दो चीज क्या हो गया, वो हो गया हमारा मल्टीपल एस्पेक्ट। और वो मल्टीपल एस्पेक्ट है, याद कीजिए जब हमने पढ़ा था कन्वर्टेबल डिवेंचर। अगर डिवेंचर कन्वर्टेबल नहीं है तो हम जो भी पैसा लेते हैं वो क्या करते हैं, हम जो भी पैसा उनसे लेते हैं डिवेंचर वाले से, उनको क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट जो है वो पे करते हैं। और ये जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो इंटरेस्ट किस में पे करते हैं, रुपीज में। लेकिन अगर मान लीजिए कि कन्वर्टेबल रहा तो पहले कुछ दिनों तक जितने दिन लिखा हुआ था, याद है ना, 5 साल तक जैसे था, तो लगातार क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। और 5 साल के बाद जो भी हमारा कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन प्राइस और कन्वर्जन
प्रीमियम, इनके बेसिस पे क्या होगा, इनके बेसिस पे हमने उसको क्या किया था, कन्वर्ट किया था और तब उसके बाद हम उनको क्या दे देते हैं, इक्विटी दे देते हैं। ठीक वैसे ही अब जो इंस्ट्रूमेंट है ईसीबी, ये प्योर वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो बॉन्ड की तरह था। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बैंक से जैसे कर्ज लिया, हम कर्ज चुकता कर देंगे, लेकिन अब हम जा रहे हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर वाले मोड में। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर वहां था, यहां पे जो नाम है वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बहुत ध्यान से समझिएगा, अंतर क्या है वो जरा देखिएगा। जैसे हम वहां पे कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते थे, पर्टिकुलर डे तक क्या मिलता था, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर क्या मिलता था, यहां पे क्या होगा, आपको एक फिक्स डेट तक जो है वो फिक्स रेट ऑफ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अंतर बस इतना ही होगा कि ये आपके करेंसी में मिलेगा, जिस कंट्री में हमने इशू किया, यूएसए में किया है तो वहां डॉलर देते रहेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको इक्विटी शेयर मिल जाएगा। लेकिन और मजेदार बात देखिए, ये इक्विटी शेयर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नहीं, बल्कि आपको राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। आप चाहें तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कीजिए, वरना बोलिए कि मेरे पैसे दो, टाटा गुड बाय। फिर से बोल रहा हूं, कन्वर्टेबल डिवेंचर के केस में आपको एक पर्टिकुलर डेट तक जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद क्या मिल जाता है, वो पैसा जितना हुआ उस सारे पैसे का क्या मिल गया, इक्विटी मिल गया। यहां पे कह रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर डेट तक जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल बात है, बस इंटरेस्ट किस में मिलेगा, जो इशूइंग कंट्री में, जिस कंट्री में इशू किया उसका जो होम करेंसी उसमें मिलेगा। यूएसए में किया तो डॉलर में मिलेगा, यूके में किया तो पाउंड में मिलेगा, जापान में किया तो येन में मिलेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट जब आएगा तो उस डेट को आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है, चाहो तो इसे इक्विटी में कन्वर्ट, और नहीं तो जितने पैसे आपके हुए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो हमने टर्म बोला था कि अगर हम प्रीमियम पे कन्वर्ट करेंगे या जिस पे बोला था, तो अपने पैसे लीजिए और टाटा गुड बाय, अब आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होगी। क्लियर है ये बात। ऐसे ही है हमारा क्या, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन हमने ये क्यों दिया होगा, एक और ऑप्शन क्यों दिया होगा, ऑप्शन दिया ना कि चाहो तो कन्वर्ट करो, चाहो तो कन्वर्ट। देखिए हमारा इरादा क्या है, ज्यादा से ज्यादा फंड बाहर से लेने का, जितना ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर आप दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है वो ऑफर दिया कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में कि 2 साल के बाद आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इक्विटी में। अब जब मैं उस दिन देख रहा हूं और इक्विटी का आपने रेट दिया है कि 50 रुपए में इक्विटी ले लीजिए, बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50 रुपए में जो है वो इक्विटी खरीद लीजिएगा, मार्केट में 20 रुपए में मिल रहा होगा। तो मुझे डैश ने काटा है कि मैं जो है वो आपसे क्या करूं, 50 रुपए में खरीदूं। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मेरे सारे पैसे दो, मेरे पास पैसे आ गए, मैं क्या कर लूंगा, खुद मार्केट से खरीद लूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस समय आपने कहा 50 में दे रहे हो और मार्केट में प्राइस 200 चल रहा होगा, अब अगर डैश ने काटा होगा तभी मैं ये एक्सरसाइज ना करूं, दोनों ही केस में। तो देखिए आपको चॉइस दे दिया तो आपके लिए अच्छा है या बुरा, तो मुझे बताइए आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा या कम। और जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तभी तो इंडिया में क्या आएगा, और उसमें भी फॉरेन करेंसी आएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला उसका नाम क्या, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन देखिए इसके साथ एक खराब बात क्या है वो सुनिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड से आपका स्टेक डाइल्यूट होता है, होगा या नहीं होगा। अगर मार्केट जो है वो सुटेबल रहा तो लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, तो स्टेक तो डाइल्यूट होगा। का ठीक है, अब लग्जरी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हम लोग नहीं देखते हैं आज के समय में हाइजीन अगर देखते हैं, और इधर जो है वो आपका टेस्ट, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। टेस्ट और न्यूट्रिशन के बीच में नहीं करते हैं। पिज्जा खाते हैं, पता है थोड़ा ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या नहीं, कि स्टमक के लिए अच्छा नहीं है, मैदा होता है, दिस होता है, दैट होता है, नुकसान करेगा। कोई और खिलाए तो कम नुकसान करता है, अपने पैसे से खरीद के खाइएगा जबरदस्त नुकसान होता है। सबसे पहले तो पैसे खर्च होते हैं, ये पहला नुकसान दिखता है, बाद में पेट में दर्द करेगा या नहीं पता। यकीन मानिए आज तक कभी भी मुझे दूसरे ने खिलाया तो मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, लेकिन अपने पैसे का खरीद के खाना ये सोच के क्या लगने लगता है, उस केस में बस वही अच्छा लगता है, घिया तोरी, चना तोरी। तो अब कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, किसके किसके बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, कि आपको जो है वो यहां पे जो है वो क्या मिले,
रिटर्न मतलब पैसे भी मिले और दूसरी तरफ जो है स्टेक भी डाइल्यूट ना हो, तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों चीज चाहिए तो कुछ करते हैं। और फिर उन्होंने एक और तिक्रम निकाला और एक खास तरह का और इंस्ट्रूमेंट बनाया। और देखिए वो इंस्ट्रूमेंट क्या बनाया। अब जो इन्होंने एक, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बाकी छपाई कर लीजिएगा, सब अभी आपको छपाई करना रहेगा, लेकिन सुन लीजिए पहले। तो बोला कि इसके बाद जो रहेगा वो है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। कहा कि इसमें हमने क्या किया, थोड़ा लिमिटेशन है लेकिन इसमें कि ये वही इशू कर सकते हैं जो ग्रुप ऑफ कंपनी है। कहा क्या मतलब, जैसे इंफोसिस एक कंपनी, तो इंफोसिस ने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया। कौन सा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। जिस दिन ये कन्वर्ट होगा कंपनी के उतने शेयर क्या हो जाएंगे, उतने शेयर डाइल्यूट हो जाएंगे। और उतने शेयर डाइल्यूट होने का क्या मतलब हुआ, उतने शेयर डाइल्यूट होने का मतलब हुआ कि उतने से जो है वो प्रमोटर का स्टेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हा? कि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है वो कंपनी है, वो जिसका नाम है टीसीएस, तो टीसीएस नाम के कंपनी के, एक ही कंपनी, इस कंपनी ने बोला कि एक पर्टिकुलर डेट को आज से 3 साल बाद या 4 साल बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इक्विटी में। अगर कहा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, तो ऐसे केस में बताइए जिस दिन ये कन्वर्ट होगा उस दिन क्या होगा, स्टेक क्या होगा, डाइल्यूट। इनके पास कोई ऑप्शन, लेकिन देखिए अब जो है वो टाटा कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, टाटा कंपनी ने बेसिकली कहा कि हम जो है वो आपको जो है वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड दे रहे हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर डेट तक आपको फिक्स रेट ऑफ क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपके पास चॉइस होंगे, आप चाहो तो टाटा स्टील का, आप चाहो तो टीसीएस का, आप चाहो तो टाटा मोटर का, आप चाहो तो टेल्को का, आप चाहो तो टिस्को का। ये सब टाटा की ही ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो बोला कि मेरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में से किसी भी कंपनी का शेयर क्या कर लेना, बाय कर लेना। ध्यान से सुनिए, हाँ शेयर्स जो है वो ले लेना, क्योंकि कन्वर्ट तो होगा। कन्वर्ट होता तो आप बताओ ना कौन सा लेना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि अरे ये तो और अच्छा बात है, क्यों अच्छा बात है, हो सकता है टीसीएस के शेयर का प्राइस अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन शायद टाटा मोटर का अच्छा चल रहा हो सकता है टेल्को का अच्छा ना हो, लेकिन किसका अच्छा, टिस्को का अच्छा हो। अब मुझे बताइए ये और ज्यादा लुक्रेटिव करेगा या नहीं सामने वाले को। लेकिन ये सामने वाले को लुक्रेटिव भी किया, लेकिन हमने भी कर लिया, एक पंथ दो काज। अब अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों को टीसीएस का शेयर अच्छा लगेगा, कुछ को टेल्को का लगेगा, कुछ को टीसीएस का लगेगा, तो मेरा स्टेक एक ही कंपनी में डाइल्यूट नहीं हुआ। कुछ लोगों ने टीसीएस का शेयर लिया तो थोड़ा स्टेक वहां डाइल्यूट हुआ, कुछ लोगों ने टेल्को का लिया तो वहां, कुछ ने टिस्को का लिया, कुछ ने टाटा मोटर्स का लिया, तो अलग अलग जगहों पे हमारा क्या हुआ, स्टेक डाइल्यूट हुआ। तो बताइए हमारा भी काम हो गया, यानी कंपनी का भी काम हो गया, और दूसरा जिसके बीच में हम इशू कर रहे थे उसकी भी बल्ले बल्ले, वो लोग और ज्यादा मोटिवेट होकर के क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये है आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल। लेकिन सबसे बड़ा, बाकी सब कुछ सेम है, सबको जो रिटर्न मिलेगा वो उसी में मिलेगा, किसमें, फॉरेक्स में मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा जो इसमें एस्पेक्ट आ रहा है वो ये कि ये वही कंपनी कर सकती है जिसकी ग्रुप ऑफ क्या हो, जैसे ये रिलायंस कर सकती है, ये टाटा कर सकती है, या ऐसा है कि इशू करेगी टीसीएस, अब बोलेगी विप्रो का शेयर ले लेना, पोलारिस का शेयर लेना। अरे भाई आप किसी को अपने घर बुला रहे हैं तो आपके पास 5 तरह का पकवान है, तभी ना आप ऑफर करेंगे कि आप चाहो तो स्वीट डिश में खीर खा लो, या क्या कर लो, सेवई खा लो, या फिर आप जो है वो पेड़ा खा लो। आपका पेड़ा बहुत अच्छा था, प्रसाद बहुत अच्छा था, पेड़ा से याद आया, थैंक यू। तो अब कह रहे कि उसमें से जो है वो कोई भी चीज क्या करो, खा लो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आइटम ही एक है, खाना है तो खाओ वरना मरो, और तो कोई ऑप्शन अवेलेबल, यही आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड ने क्या दिया आपको, सारी कहानी से, वहां भी ऑप्शन है, चाहो तो कन्वर्ट करो, चाहो तो कन्वर्ट, और कन्वर्ट भी करो तो हमने आपको दिया 4-4, 5-5 कंपनी, जिसमें मर्जी उसमें क्या करो, कन्वर्ट करो, और ये क्या रहेगा, आपका चॉइस रहेगा। क्लियर है ये बात। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड हो, दोनों में से कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो,
जो भी पैसे आपने इस बॉन्ड के जरिए रेज किए हैं, आपने बताया होगा ना कि इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, तभी लोगों ने आपको क्या किया है, तभी लोगों ने आपको पैसे दिए हुए हैं। कहा गया कि इस टोटल पैसे का 25%, 25% तक आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब क्या हुआ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब हुआ कि आप इसका इस्तेमाल उस प्रोजेक्ट के लिए ना करके कोई और काम के लिए, जैसे लेबर का पैसा बचा हुआ था, या किसी कारण से ग्रेचुटी का पैसा बचा हुआ था, या प्रोविडेंट फंड या बोनस नहीं गया हुआ था, इनको बोलते जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, या सैलरी नहीं गया हुआ 2-3 महीने से, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा इस्तेमाल, बाकी पैसा कहां यूज करना पड़ेगा, आपने प्रोजेक्ट बोला ना कि कौन सा प्रोजेक्ट चलाएंगे, उसमें कितना यूज करना पड़ेगा, मिनिमम 75% करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। अब यहां पे एक सिचुएशन दिखला रहा हूं, उसको जरा देखिए। एक कंपनी है, इस कंपनी ने जो है वो इशू किया बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इशू प्राइस बॉन्ड का देखिए कितना रखा, 1000। कूपन रेट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं, और मैच्योरिटी कितने साल बाद, 2 साल बाद, और कन्वर्टेबल होगा इक्विटी शेयर में कितने रुपए में, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, नाउ सपोज एन इन्वेस्टर सब्सक्राइब 4 ऑफ दिस बॉन्ड, कोई पर्सन ने कितना खरीदा, 4 खरीदने के लिए कितने पैसे लगे होंगे, क्लियर है, 4000 उसने लगाए। अब उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2%। 2% का मतलब होगा कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 2% का मतलब कितने रुपए मिलेंगे, ऑन द मैच्योरिटी डेट आफ्टर 2, इन्वेस्टर के पास क्या ऑप्शन है, टू क्लेम फुल रिडेम्पशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम द कंपनी, यानी कि आप अपना 4000 रुपया ले लीजिए, और यह हर साल का कितना, 2% का मतलब कितना हो गया, ये हुआ ना, नहीं हुआ, 400 का 80 हुआ, यानी कि कितना रुपया, 160 रुपया। तो आप अपने 4000 रुपए ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए पूरे पैसे, और या फिर आप जो है वो हमसे कितने में शेयर ले लीजिए, 800 रुपए के रेट से पैसे का क्या ले लीजिए, शेयर ले लीजिए। ये 2 रास्ता दिया। अब देखिए क्या हुआ, अगर जो है वो कन्वर्ट करता किस चीज को, ऑप्शन को एक्सरसाइज करता, तो ही इज एंटाइटल तो कितना उसको मिल जाता, 4000 रुपया, और 800 के रेट से क्या कर देगा, हम इंटरेस्ट को अलग छोड़ चुके क्योंकि वो 400 तो उसको मिल चुका था ना, एक कितने रुपए होते, 80-80 रुपए करके मिल रहे। अब 2 साल बीत गया, 2 साल के पास उसके पास समय था, या तो 4000 रुपया ले लो, और या फिर क्या ले लो, उसके 800 रुपए के हिसाब से उसके क्या ले लो। तो अगर मान लीजिए कि 800 के हिसाब से शेयर लेता तो कितने शेयर मिलते, अब देखिए उसका चॉइस किस बात पे डिपेंड करता है वो जरा देखिए। अगर मान लीजिए कि शेयर का प्राइस जो है वो 800 से कम चल रहा है, मान ले 500 रुपया, पॉसिबल, अगर 500 रुपया चल रहा है तो क्या उसको इस चीज को एक्सरसाइज करने में फायदा है, इससे तो बढ़िया है कि वो पूरा का पूरा 4000 ले ले, और 4000 ले लेगा, और तब अगर उसको डिवाइड कर देता है 500 तो उसको कितने शेयर मिलेंगे, और आपके ऑफर के अकॉर्डिंग कितने मिल रहे हैं, क्योंकि आप तो 800 के हिसाब से दे रहे हैं। तो वैसे में जो 4000 को डिवाइड किया 800 से तो कितने मिले, सिर्फ 5 मिले। तो यहां पे आपको 8 शेयर मिल रहे हैं, यहां पे कितना हो रहा है, 5। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट प्राइस 800 से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, सपोज कीजिए कि मार्केट प्राइस जो है वो 1000 हो जाएगा, तो ऐसे केस में 4000 रुपए में कितने शेयर मिलेंगे, 4, और यहां पे ये कितने दे रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज। लेकिन हमने आपके ऊपर ये कंपलसरी नहीं किया, आप चाहिए तो अपना 4000 रुपया ले, इंटरेस्ट तो जो था ले ही रहे थे आप, 2% का जो था इंटरेस्ट मिल रहा था, तो या तो आप जो है वो इसको जो है वो यूज कीजिए, चाहे तो यूज, मुझे बताइए ये चीज जो है वो मार्केट में ज्यादा जो है लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, ज्यादा फंड आएगा या नहीं आएगा। अब इसमें और कहीं कुछ नहीं, इसी में अगर मान लीजिए कि ये कहते कि मेरे एक कंपनी ने 4 कंपनी का नाम दे देते और कहते टीसीएस का इतने में देंगे, टेल्को का इतने में देंगे, इसका इतने में देंगे, इसका इतने में देंगे। अब आप मार्केट के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको इनमें से कोई सुटेबल लग रहा है, नहीं कोई सुटेबल नहीं लग रहा है, सबका प्राइस जो है वो कम ही हो गया है, मत कीजिए।
अगर इसमें से आपको दो का अच्छा लग रहा है तो आप कर लीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है। और ये आपको ये भी राइट देते हैं कि आप चाहे तो पार्शियली एक का और पार्शियली दूसरे का भी। अब क्या बच्चे की जान लीजिएगा, इससे ज्यादा लुक्रेटिव और क्या देगा। तो ये सब इसीलिए ताकि हमारे पास क्या आ सके, पैसा। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के नहीं चलता, बहुत हार्ड फैक्ट है। आप भी कुछ कर रहे हैं पैसे के लिए, बाकी दुनिया में भी जो कोई कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, पैसे के। तो इन्होंने साफ बोला है कि कोई भी, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो क्या हो, प्रोडक्ट हो, वो तभी बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा जब क्या आएंगे, पैसे। तो उन्होंने इस पैसे को लाने के लिए ये चीज को तैयार किया। क्लियर है। तो अब आपको जो है वो यहां तक जो है वो पहुंचना है। यहां तक में सारे के सारे चीज मैंने आपको बताया, पहले कीजिए फिर बात करते हैं। इससे पहले तो किया था, डन कीजिए। क्या चेंज करूं, डन। आज नमन भी नहीं आया है ना। हाँ जी, कोई खबर नहीं। सब बोलेंगे कैसे पता किसको क्या खबर। जो खबर रहेगा वो भी कोई नहीं बताएंगे। नहीं, सबका डन, सबका डन। नो, ठीक है, करके बताएं।
आपको पता है एक बार ना मम्मा डांटी नहीं मुझे, लेकिन एक बार मम्मा लोग बात कर रही थी कि जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है, जो इसका लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, ऐसे ही नहीं मम्मा लोग बात करती, मम्मा चाची। और मैं उस समय जिला स्कूल में पढ़ता था, पापा की पोस्टिंग हुई थी वहां, सबसे अच्छा स्कूल वही था, जिला स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था। तो 3 साल मैंने गवर्नमेंट स्कूल में बिताए, क्योंकि वहां जहां पापा का ट्रांसफर वहीं पढ़ना रहता था। तो वहां जिला स्कूल, और उससे पहले मैं कॉन्वेंट में था, बहुत जबरदस्त ड्रास्टिक चेंज होता था, कभी बूढ़े वाले स्कूल में, कभी बहुत हाई फाई स्कूल में। तो सडनली मैच करने में बड़ा दिक्कत होता था। तो जहां जिला स्कूल, जिला बॉयज स्कूल और जिला गर्ल्स स्कूल अलग थे। पहले जिला गर्ल्स स्कूल आता था, फिर जिला बॉयज स्कूल आता था। तो वहां पे एक जो है मार्केट था, उसका नाम था सुपर मार्केट। मार्केट बन ही रहा था, नाम पड़ गया था सुपर मार्केट उस समय में। तो वहां पे सब खड़े होते थे, क्योंकि जिला स्कूल गर्ल्स स्कूल के ठीक वो सामने था। मैं नहीं, हमें तो बहुत पिटाई लगती थी, तो हम तो थोड़े सुधर, ये क्लास 8, 9, 10 की बात है, वहां 8, 9, 10 ही होती थी, यही 3 क्लास था। तो हमारे जो सीनियर थे 9, 10 वाले, जो भैया लोग थे, दादा लोग, तो वो लोग रहते थे वहां, खड़े रहते थे और वो तय करते थे, देख ये तेरी भाभी, ये तेरी भाभी, ये तेरी भाभी, ये तय होता था। चुन्नू मुन्नू सब तय कर रहा है, ये डन है। तो एक दिन मम्मा जो है वो बात कर रही थी, चाची लोग, कि क्या कीजिएगा, किसी का रिश्ता टूट गया था, तो वो लोग बड़े दुखी थे और बात कर रहे थे कि क्या कीजिएगा, ये रिश्ता तो ऊपर वाला बनाता है, जिसके में जो लिखा हो, कुछ अच्छा के लिए किए होंगे, तो रिश्ता तो ऊपर वाला ही बनाता है। हम वही पे थे, बोले नहीं नहीं, हमारे दादा लोग सुपर मार्केट में बनाते हैं। तो वो वहीं पे रिश्ता जो है वो तय करते थे। तो इसको लेकर के पापा आए, तो जो है वो गोलमेज सम्मेलन हुआ कि ये क्या है। तो मैंने बता दिया भाई, उस समय मैं 8th में ताजा ताजा गया था, 7th तक में जो कॉन्वेंट में था वहां अलग तरह का माहौल था। और आप समझ लीजिए सरकारी स्कूल में आते ही क्या माहौल होगा कि दादा लोग क्या तय कर रहे हैं, रिश्ता जो है वो तय कर रहे हैं। तो मैंने ये बता दिया। पापा उस समय से सोचने लगे कि इसको किस बोर्डिंग स्कूल में क्या किया जाए, और ज्यादा दिन नहीं लगा, वापस पटना जो है वो भेज दिया गया था कि अब यहीं पे रह करके क्या किया जाएगा, पढ़ाई किया जाएगा। तो उन दादा लोगों के वजह से और उनके जोड़ियां बनाने की वजह से जोड़ी तो नहीं बनी, घर का जो ये था वो भी क्या हो गया, छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद से लगभग 14 साल का वनवास था, यानी उसके बाद से फिर सीएस बनने तक लगातार बाहर ही है। तो इसीलिए जोड़ियां सुपरमार्केट में दादा लोग बनाते हैं। आपसे भी कोई पूछे या एमसीक्यू में रहे तो आप लिख सकते हैं। आप जगह बचाने के लिए ना गिरीश, लास्ट वाला वर्ड ठीक से लिखिए, हर बार लास्ट वाला वर्ड में 2 क्वेश्चन में नहीं पढ़ पाया, एकदम थोड़ा सा जगह बचा रहता, कैसे मतलब हटाना है, एडजस्ट करना है वो करने में, और क्वेश्चन मार्क भी देना है, एडजस्ट कर देते हैं। जाने दीजिए, एक लाइन एक्स्ट्रा होगा तो क्या होगा।
अच्छा, एक प्रीति भी नहीं आई है। हाँ प्रिया, प्रीति तो दोनों आई है। ओ अच्छा, शायद बताई थी। अभी किस चीज का पेपर चल रहा है? थर्ड फोर्थ दोनों? गेम दे रही है इसका मतलब? ओ, आपने थर्ड बोला इसलिए मैंने बोला तब गेम दे रही है। ज्यादा कंफ्यूजन है तो लाठी डंडा लेके फैसला कर सकते हैं किसकी बात सही किसका गलत। एक आध चेयर भी है हमारे पास पीछे एक्स्ट्रा, जो थोड़ा कमजोर हो। अच्छा, 25% ऑफ एफसीसीबी प्रोसीड सेम अप्लीकेबल है किसके लिए? हाँ, सारी बातें सब कुछ सेम है। अंतर बता दिया मैंने कि आपके पास क्या है, मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स कन्वर्जन के समय पे अवेलेबल है, चाहे तो कन्वर्ट कीजिए चाहे तो ना कीजिए, और करना चाहिएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी कर सकती है जो उसके ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, लाइक टाटा 5 कंपनी का आपको दे दी कि टीसीएस का लेना है टीसीएस का लो, टाटा मोटर का लेना है टाटा मोटर का लो, टेल्को टिस्को किसी का भी ले सकते हो। फायदा क्या है? प्रमोटर का स्टेक एक कंपनी में डाइल्यूट ना हो, यह सबसे बड़ा पर्पस था इशू किए जाने का। चेंज करो, करके बताएं फिर। ठीक है, लिख लीजिए और बताइए। अरे इतना खुश क्यों हो गए? लेंगे लेंगे, सबका लेंगे। कर्म तो कीजिए वैसे वैसे। हो गए खुश? कुछ पूछें? पिछला चेंज करें? यस या नो?
सबका डन? जिनका डन हो गया रिवाइज करें पिछला, खुश होने की बजाय। वरना फिर आज ही नया चैप्टर भी शुरू होगा। अगर आप लोग खुश होंगे तो। सबका डन? कीजिए और बताइए फिर। सबका डन? हाँ जी, आगे वाले साइन बाग कीजिए। ये भी हो गया।
बताइए, सबका डन है, चेंज करना है? करूं चेंज? नहीं, करके बताइए। करूं चेंज? हाँ जी, खुशी दुखी पीछे सब हो गया, बचा है, कीजिए। हाँ जी, विराट कोहली हुआ पक्का? बढ़िया आगे। आपको लिखते वक्त ये भी देखना है कि क्या और भी कोई पॉइंट आपको मिले हैं जो अलग हैं, जो मैंने आपको बताया। एक पॉइंट क्या बताया? हाँ, और इसके अलावा कि वहां जो आपको मिलता है वो है एक कंपनी का, यहाँ पे जो मिलता है आपको वैरायटीज मिलते हैं। तो इसके अलावा कुछ और मिले तो आपको पढ़ के देखना भी है। ये नहीं कि लिखते हुए सारा प्लानिंग कर लेंगे रास्ते का, इसी पे फोकस करेंगे। एफसीसीबी एफसीबी के दोनों के केस में है। अगर कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है
तो कभी भी वो बाहर जो है वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड या एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू, क्योंकि वहां के देश के जो अथॉरिटी हैं वो उनको ऐसा करने बोलेंगे। हम नालायकों की बारात थोड़ा ना बुलाए हैं कि सारे लोग आइए और हमारे देश से लोगों के पैसे लेकर के चले जाइए, हमें भी तो उनको पैसे रिकवर करने हैं। इसीलिए लिस्टेड कंपनी के साथ ही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड लिस्टेड कंपनी का अच्छा होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ये सारे जो जेनरिक क्लॉज होते हैं वो अपनी जगह रहेगा। FCEB has an inherent advantage that it does not result in dilution of shareholding of the overall corporate level. हाँ, इसीलिए ओवरऑल कॉर्पोरेट लेवल पे, क्योंकि आपके 5 कंपनी थे तो थोड़ा थोड़ा बट गया, तो एक ही कंपनी में जो है वो क्या हुआ, डाइल्यूट नहीं हुआ। 5 कंपनी थे, किसी ने जो है टीसीएस का लिया, किसी ने इन्फोसिस का, तो आपके एक ही कंपनी में प्रमोटर्स के स्टेक डाइल्यूट नहीं हुए। ये बेसिकली कह रहा है जो हम लोगों ने बात की थी। सबका डन? करें और बताएं। सबका डन? अब देखिए, हमने एडीआर के जरिए फंड रेज किया, जीडीआर के जरिए किया, एफसीसीबी किया, एफसीईबी किया, ईसीबी किया। इन सारे तरीके से हमने फंड रेज किए बहुत चालाकी से। अब बाहर की कंपनी कहती है कि आपने हमारे देश में आकर के फंड रेज किया,
हमने आपको एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीईवी, ईसीबी इतने सारे तरीके से जो पैसे रेज करने दिए। अब हमारे देश की जो है कंपनी, उनको भी तो पैसे की जरूरत है, वो भी आपके देश से फंड रेज करना चाहते हैं। तो तुरंत हमने जो है वो बेचारे जैसा मुंह बनाया, हम कहाँ, हम तो गरीब आदमी, हमारे देश में है क्या जो आप क्या कीजिएगा, हमारे पास से लेकर के जाइएगा। हमेशा जब भी जो है वो हमें जो है वो दूसरे से पैसे लेने रहते हैं, हम बेचारे बन जाते हैं। दूसरे जब हमसे मांगते हैं तो हम बिल्कुल मरे से बन जाते हैं और ऐसा मुंह बना लेते बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में होता है। पता है अब पढ़ने वाला है तो पहले ऐसा मरू सा मुंह किए हुए कि अब प्राण निकलने ही वाला है, तो ऐसा मुंह देख करके पढ़ता भी थोड़ा कम है। ठीक वैसे ही हुआ कि यहां जब हम लोगों ने इतने सारे तरीके से फंड रेज कर लिए तो हमें कहा गया कि भाई हमारे देश के लोग भी वहां जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम 5 तरीके से गए, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए आइए और उसका नाम दिया इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। तो जैसे हम एडीआर जीडीआर इशू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, ठीक वैसे ही है। एडीआर जीडीआर में इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर के लोगों से फंड रेज कर रही है, राइट। आईडीआर में इंडिया के बाहर की कंपनी यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रेजिंग फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट, और ये भी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी ही है। और इसको जो इशू किया जाएगा इसको भी इंडियन डिपोजिटरी रिसीट कहा गया, तरीका सेम ही है। अब इसमें जरा आप सोचिए कि इसमें इशू करते वक्त जो है वो क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, कहीं कोई इसमें और एस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन जब हम एडीआर जीडीआर करते तो याद है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता था किनके बीच में, हाँ जी। तो इंडियन कंपनी, इंडियन डिपोजिटरी और ओवरसीज, यहां भी जो है वो साइन होगा। इस बार होगा ओवरसीज कंपनी, ओवरसीज डिपोजिटरी और इंडियन डिपोजिटरी के बीच में। हाँ, तो यहां तो वहां तीनों लोग तो शामिल होंगे, लेकिन कंपनी बस इंडियन कंपनी होकर के क्या हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और बाकी 2 तो रहेंगे ही, ओवरसीज भी और इंडियन भी। अंतर इतना ही होगा कि जो काम वहां पे हमारे लिए ओवरसीज डिपोजिटरी करते थे वो यहां पे कौन करेंगे, इंडियन डिपोजिटरी, और जो काम यहां इंडियन डिपोजिटरी करते थे वो वहां पे ओवरसीज डिपोजिटरी। तो जो कंपनी है वो कंपनी जो है वो इशू करेगी इन द नेम ऑफ इंडियन डिपोजिटरी को, लेकिन देगी किसको, ओवरसीज डिपोजिटरी को। और ओवरसीज डिपोजिटरी को जब आईडीआर मिल जाएगा तो वो इंडियन डिपोजिटरी के करेगी भैया ऑल इज वेल, मिल गया है इंडियन डिपोजिटरी रिसीट, अब आप क्या करो, अब आप बिंदास लोगों से पैसे लेना क्या कर दो, शुरू कर दो। तो जैसे ही इनके हाथ में आएगा मतलब पता चल जाएगा कि इन्होंने इशू कर दिया आईडीआर, वो वहां से क्या करेंगे, इंडियन मार्केट से फंड रेज करेंगे, अपना कमीशन रखेंगे, बाकी सारा किसको दे देंगे, ओवरसीज डिपोजिटरी को। ओवरसीज डिपोजिटरी जो है वो आईडीआर दे देंगे इंडियन डिपोजिटरी को, इंडियन डिपोजिटरी वो आईडीआर दे देगी किनको, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको दे देगी। और इधर जो ओवरसीज डिपोजिटरी वो फिर अपना कमीशन लेगी और पैसा किनको दे देगी, ओवरसीज कंपनी को दे देगी। यही बेसिकली प्रोसेस रहेगा। यहां पे बस कहा गया कि जब इंडियन कोई कंपनी इंडियन मार्केट से फंड रेज करती है तो उसके ऊपर जितने रूल रेगुलेशन नियम कानून लगते हैं उससे ज्यादा सख्त, उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल लगाएंगे या उससे लिबरल, लिबरल या स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट। इंडियन कंपनी जब इंडियन मार्केट से फंड रेज करती है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के जो है वो रूल रेगुलेशन क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो आप सब पढ़ेंगे आईसीडीआर रेगुलेशन में। कौन सा रेगुलेशन, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, जो पढ़ाऊंगा आपको पब्लिक इशू मैनेजमेंट में, जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह के बाद आएगा। तो वहां पे देखिएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा, वो सारे के सारे तो फुलफिल करने पड़ेंगे। इन एडिशन टू दैट इनको और भी ढेर सारे कंडीशन क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। तो यहां एक एस्पेक्ट तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट फिलहाल समझ में नहीं आएगा, जो एक्स्ट्रा कंडीशंस है। रीजन ये है कि अभी आप इनके बारे में क्यूआईबी वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वहां पे आपको दोबारा नहीं करा सकते, इसलिए लिखेंगे आप यहीं पे। और इसका क्लैरिफिकेशन जो है ये होगा तब जब आप पढ़ेंगे आईपीओ, में आपको पढ़ाऊंगा आईसीडीआर, तब जाकर के आपको ये क्या होगा, क्लियर होगा, जहां पे दोबारा हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वो सारे कंडीशन हैं जो इंडियन कंपनी को इंडियन मार्केट में शेयर इशू करने पे फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले जो यहां पे कह रहे हैं
It is an instrument through which a company incorporated outside India can raise fund from Indian market. Clear है ये बात? And IDR is an instrument denominated in, याद कीजिए, ADR, GDR is denominated in their country, जिस country में हम issue कर रहे हैं, in the form of depository receipt created by domestic depository, custodian of security registered with SEBI. ये सब कस्टोडियन वगैरह सब आपको बताऊंगा, तब और क्लैरिटी आएगा कस्टोडियन होते क्या है, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा चीज पढ़ रहे हैं। अगेंस्ट द अंडरलाइंग इक्विटी ऑफ इशूइंग कंपनी टू इनेबल फॉरेन कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम इंडियन सिक्योरिटी। सेम चीज है, जैसे यहाँ पे जो है वो इंडियन सिक्योरिटीज हो गया अंडरलाइंग, वैसे ही वहां के कंपनी का क्या हो गया, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज जो क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट हो गया। एंड आईडीआर, foreign companies would issue shares to domestic Indian depository, which in turn issue depository receipt to investors in India. सेम कहानी, जैसे किसका चल रहा था, ओवरसीज डिपोजिटरी का, यहां पे किसका चलेगा, इंडियन डिपोजिटरी का। The actual share underlying the IDR would be held by overseas depository or overseas custodian, which shall authorize the Indian depositories to issue आईडीआर। ले लेगा अपने पास और तब ऑथराइज करे कि अब मेरे पास आ गया, आप क्या कर दो, इशू कर दो, तभी ना पैसे लेंगे और उनको दे देंगे आईडीआर। नाम बस लिखा हुआ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी इज ओनली कंपनी टू ऑफर आईडीआर इन इंडियन मार्केट। आज के डेट में थोड़े ज्यादा हो गए हैं, तो इन्होंने पहला लेकर के आया था कौन सा, इज फर्स्ट, अब कर दीजिएगा, इज फर्स्ट कंपनी टू ऑफर आईडीआर इन इंडियन मार्केट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, अक्सर कॉल वगैरह आप लोग को भी आता होगा क्रेडिट कार्ड के लिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वगैरह का। द फॉरेन कंपनी इशूइंग आईडीआर, नहीं आता है, अच्छा। द फॉरेन कंपनी इशूइंग आईडीआर नीड टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट ऑफ रूल प्रिस्क्राइब्ड अंडर कौन कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन एंड आरबीआई। इसीलिए क्योंकि फेमा लग जाएगा, क्योंकि इंडिया के बाहर और इंडिया से जो है वो पैसे जा रहे हैं और फॉरेन सिक्योरिटीज है, सेबी रेगुलेशन इसीलिए क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और चूंकि कंपनी है और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसलिए कौन से प्रोविजन, कंपनीज एक्ट। यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सेबी रेगुलेशन, और फेमा में बताऊंगा ये मेरा जुरिडिक्शन इस जगह पे नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप इसको जो है वो डन कीजिए, और इसके बाद वाला भी सिर्फ आप कॉपी करेंगे और उसको हम क्लियर कहां करेंगे, पब्लिक इशू, ना नेक्स्ट एपिसोड का। अभी एपिसोड तो बहुत लंबा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो नेक्स्ट एपिसोड में नहीं, वो करेंगे हम लोग बहुत सारे एपिसोड के बाद, जब हम लोग आईपीओ वाला एपिसोड शुरू करेंगे। ये वाला एपिसोड तो 9:15 बजे का है। तानिया गुप्ता बोली मजाक समझ रखा है हमें तो कुछ समझा ही नहीं है, जब मर्जी तब जो बोल दो, कभी 9 बोल दो, कभी 10 बोल दो, एक पीजी खोल दो, इससे अच्छा यहाँ पे। कितना अच्छा रहता है वहां पे, जो है वो किचन जैसा रहता, वहीं पे लोग खाना बनाते हैं और उसके बाद फिर खाते और फिर शुरू हो जाते, गुरुकुल वाला तरीका। तब भी मार होता, कौन क्या खाएगा और कौन क्या बनाएगा। मैं पूछने वाला था, आप लोग को खाना खाने आता है कि नहीं, आप लोग को खाना बनाने आता है कि नहीं आता है? तानिया ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मुझे नहीं आता है। नहीं, मुझे आता है बनाना, इसलिए मैंने पूछा, और जब मैं 10th में था उससे पहले से ही आता था। तो खैर हम लोग गरीब आदमी थे, आपकी बात अलग है। विराट के पीजी में तो वो आता होगा मस्त, वो वाला विराट कोहली का जो वो मुर्गा आता, क्या नाम है, कड़कनाथ ना,
कोई भी कस्टोडियन का मैं बताऊंगा। कस्टोडियन मतलब एक तरह से हो गया हाउसकीपर, जिसके कस्टडी में आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख दिया कि आप इसे अपने पास संभाल के रखिए। इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा म्यूचुअल फंड। थोड़ा सा इसके बारे में आप जानेंगे पहले, जब मैं आपको इसी के बाद अगला चैप्टर जब बताऊंगा इंटरमीडियरीज, वहां पे सारे इंटरमीडियरीज के बारे में जानेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अभी कस्टोडियन का मतलब हुआ वो जिसके सेफ कस्टडी में आप इंस्ट्रूमेंट को रख सके, और सेबी से इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप उसके लिए स्पेशलाइज नहीं है, आप उसको खुद नहीं रख सकते, इसलिए रख रहे। जैसे गोडाउन में अगर आपके पास 1, 2, 10, 20 केजी चावल दाल है तो आप इसको अपने घर में रखते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत सारा जो है वो उपज किया है तो वैसे केस में उसको गोडाउन में रखना पड़ता है, जहां पे पेस्टिसाइड्स और बाकी चीज छिड़काव होना चाहिए, वरना खराब हो जाए। तो वैसे ये कस्टोडियन सिक्योरिटीज के लिए। आज मनीष मल्होत्रा भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, डिजाइन तो इन्होंने ही किया था ना। अभी जो शादी हुई है परिणीति चोपड़ा और उनका,
क्या डन? बाकी लोग भी डन करें और बताएं। करूं चेंज? कीजिए और बताइए। हाँ जी, भूमिका भी बहुत खुश है, श्रेयांगी भी खुश है, तानिया जबरदस्त खुश, सबके साथ अंकित भी साथ देते हुए खुश, विराट खुशी को छिपाते हुए, सचिन उन सब के चंगुलों से बचते हुए हाँ जी, डन। ये खुशी 9 बजे तक के क्लास को लेकर के है। तभी न, तभी न चीजें भूल जाते हैं। डन। मैंने देखा पहले दोनों क्लास में बड़े दुखी थे, कुछ लिखे नहीं है, तो मैंने कहा कि ऐसा तो दुखी होकर के जाने देंगे नहीं। नहीं, आप नोट्स में बस ऐसे ऐसे कर रहे थे, मुझे मजा आ नहीं रहा था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी। कॉपी पेन अगर गिरे इसका मतलब जल्दी पास कीजिएगा। बीमार पड़ते थे ना, दवा खा रहे होते थे और गिर जाता था, तो मम्मा तो हर चीज में ही अच्छा बोल देती थी, तो बोलती थी अच्छा इसका मतलब जल्दी ठीक हो जाओगे। दवा खाते वक्त क्या हो जा रहा है, इसका मतलब पढ़ते वक्त पेन और कॉपी गिर जा रहा है, इसका मतलब जल्दी ही पास होंगे। नहीं, उसमें दवा गिर रहा है तो ठीक हो रहे थे, जिससे थे। तो दवाई गिरेगी तो कैसे जल्दी ठीक होंगे? दवाई बीमारी ठीक करने के लिए, पढ़ाई तो उसे सब मुक्के मारेगा गिरे हुए इंसान को कौन पूछता है? हाँ, जटाधारी बाबा भी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, बताइए, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं,
ये तो इतने शरीफ हैं कि पूछिए मत, पेपर में शराफत के चर्चे आते हैं। नहीं बाबा जी, मैंने पॉजिटिव सेंस में बोला है, कॉम्प्लीमेंट था, कमेंट नहीं था। जी आपका पहले हो गया मानसी, ये लिखा हुआ, ये लिख लिया। रिटेल इन्वेस्टर्स, कुछ चीजें आपको पार्टिसिपेंट में बताऊंगा और ये आपका क्लियर होगा जब मैं आपको बुक बिल्डिंग पढ़ाऊंगा। एक मैकेनिज्म है, सब आएगा आईपीओ में। RI स्टैंड फॉर रिटेल इन्वेस्टर, QIB स्टैंड फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। ये सब चर्चे होंगे अभी जब हम लोग पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तो। क्या सबका डन? अब देखिए, हमने जहां से शुरुआत की थी वो बेसिकली जगह था कि फाइनेंशियल सिस्टम के कितने कंपोनेंट। तो हमने फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें से एक था हमारा फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा था हमारा प्रोडक्ट, जिसमें हमने पढ़ना शुरू किया था कि हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट थे, हम कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, जिसमें कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हमारा पूरा का पूरा खत्म अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये इतना ही नहीं है, ये इससे काफी ज्यादा है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हंड्रेड्स इन नंबर, लेकिन आपके लिए इतना ही अभी आपको पढ़ना है। इसके अलावा अब यहां पे बात यह है कि हमने जो कहा कि फाइनेंशियल सिस्टम के 4 कंपोनेंट, जिसमें से फाइनेंशियल मार्केट नाम का कंपोनेंट हमने पढ़ा तो है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो पहला स्लाइड है वो जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपका 75% सिलेबस खत्म हो जाएगा। पहला स्लाइड कौन सा? फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि उसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट उसमें ढेर सारे आपके चैप्टर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज और पब्लिक इशू का है। लेकिन अभी हम फिलहाल जब बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे तीसरे जो है वो इंटरमीडिएट, जिसका तीसरे जो है वो कंपोनेंट का जिसका नाम है इंटरमीडिएरीज। अगर मान लीजिए कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, डिवेंचर, ये सब इशू करेगी और जिनके पास पैसे हैं वो उनको पैसे देंगे। तो जरा सोचिए ये प्रोसेस होगा कैसे। बंदा जो है वो अपने जेब से नोटों की गड्डी निकालेगा, उसमें रबड़ लगाएगा, यूं कस के उछालेगा,
कंपनी वहां पे शानदार तरीके से कैच करेगी और जो है वो इक्विटी शेयर इशू करेगी, उसका मस्त जो है वो सर्टिफिकेट का जहाज बनाएगी और फेंक दिया। ऐसा होगा? अगर ऐसा होता तो वाकई में हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहा गया कि यहां इन्वेस्टर और ईश्वर को मिलाने के लिए जो भी लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएरीज, जिसका ना तो शेयर होगा ना जिसके पैसे होंगे, वो बीच में बिल्कुल जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते उनकी तरह क्या करेंगे? दो लोगों को मिलाने का काम करेंगे। तो इंटरमीडिएरीज तीन जो है वो कामों को करता है। एक तो चेन का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है, दूसरा फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टर को, और तीसरा फैसिलिटेट करता है ईश्वर को कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप इशू करो जिससे लोग इंस्ट्रूमेंट को ले, और इधर इन्वेस्टर को गाइड करता है कि पैसे कैसे लगाएं। तो इनके इन तीनों कामों को और कैसे ये काम को करते इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।